नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे न्यूज़ डिबेटिंग शो पर, और जिसमें हम आपको मिलाते हैं हमारे तमाम मेहमानों से। तो आज हमारे साथ मेरे प्रथम मेहमान हैं सुदेश शर्मा और पप्पू, जो मंडल उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और साथ में रोज की तरह श्री लालू सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, और आम लोगों की समस्याओं को और आम लोगों को प्रस्तुत करेंगे श्री राजेश भाई। तो पहला सवाल मैं पूछना चाहूँगा हमारे मंडल उपाध्यक्ष जी श्री पप्पू जी से कि जो हरियाणा और मथुरा में जो झगड़े हुए हैं या फिर जो अशांति फैली है, उसका कारण क्या है? क्या राज्य सरकार फेल है या फिर केंद्र सरकार? जी, भारतीय जनता पार्टी से मंडल उपाध्यक्ष सुदेश शर्मा बोल रहे हैं। और ये सरकार जो है काम कर रही है, वो अपनी जगह सब ठीक कर रही है, लेकिन लोगों की मानसिकताओं के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपसी झगड़ा फसाद जो है जो चल रहे हैं वो ऐसे जो है नहीं सुलझेंगे जब तक खुद में जो है सुधार नहीं होगा। सुधार तो करना चाहिए, हर एक इंसान को सुधार करना चाहिए। अगर सुधार नहीं करेंगे हर एक इंसान तो झगड़ा फसाद जो है सरकार न कराती है और न सरकार जो है करती है। तो ये हर एक लोगों को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि झगड़ा फसाद में कुछ नहीं रखा, बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। और इसके साथ जो है और भारतीय जनता पार्टी की जो मूलभूत जो है व्यवस्थाएँ हैं वो लगभग जो है ठीक चल रही हैं। जैसे कि मान के चलिए कि वृद्धावस्था पेंशन, वृद्ध लोगों को पेंशन मिल रही बरकरार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसानों को साल में 12 महीने होते हैं, 6,000 रुपये किसानों को मिल रहे हैं बराबर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और भी जो है कुछ बहुत सी व्यवस्थाएँ सरकार की तरफ से जो है वो सही है। और इसके साथ साथ जो है अगर देखा जाए, माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं चलाई हैं, जैसे कि जनधन योजना है, बैंक अकाउंट में खाता खुलवाना। गरीब बेचारे जो है पहले नहीं खाता खुलवा पाते थे क्योंकि उनके पास 500, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये नहीं हो पाते थे। अब क्या है, अब अगर जो है पैसे भी नहीं है तो जीरो बैलेंस पे अपना खाता खुलवा सकते हैं। और ये व्यवस्था जो है पहले किसी ने नहीं सोचा था, गरीब लोगों की तरफ किसी ने ध्यान भी नहीं दिया था। अब सबसे अच्छी बात ये है, गरीब बेचारा कम से कम बैंक तो जाना आना सीख रहा है, पहले नहीं जा पाता था। और इसके साथ साथ मान के चलिए कि नौकरियां भी जो है व्यवस्था बन रही है, धीरे धीरे नौकरियां मिल रही हैं। जो ग्रेजुएट हैं, जो एजुकेटिव हैं, उनको नौकरी भी मिल रही है। आप कुछ करना ना चाहो तो कैसे क्या हो सकती सरकार, क्या जो है अपने आप जो है व्यवस्था बनाएगी? हाँ, पढ़िए लिखिए, मेहनत करिए, दौड़ करिए, उसमें भर्ती निकलेगी, भर्ती में आप फार्म डाल लेंगे, उसमें आपकी जो है नौकरी की व्यवस्था होगी। ठीक है, अब ये थोड़ी है कि ये सरकार सब व्यवस्था सब बना के तुम्हें जो है, अरे ठीक है, गरीब लोगों को पहले जो है दिक्कत ये थी कि चलो उनको जो अनाज सरकार दे रही है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। बहुत से लोग बेचारे नहीं जो है मेहनत कर पाते हैं, तो चलो उन्हें कम से कम अनाज तो मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, पैसे भी नहीं लगते, ये सरकार की। और जैसा कि हमारे मेहमान ने हमें बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी उपलब्धियां ही हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। मेरे हिसाब से जो विपक्ष है वो ऐसा नहीं मानती है कि उसकी कोई भी उपलब्धि है। मान लो कि जो इन्होंने बताया कि सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपये या वृद्धा पेंशन, ये पुरानी सरकारें भी करती रही हैं। बात ये है कि उसका ब्रांडिंग इस तरह से नहीं होता था। क्या जो मैं कह रहा हूँ, राजेश भाई आप इससे सहमत? नहीं, जो इन्होंने कहा है भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ठीक है, हम इनकी बात में बिल्कुल सरकार के विरोध में नहीं है। कुछ सरकार के तथ्य एवं नीतियाँ ऐसी हैं जिनके विरोध में रहना पड़ता है। मैं वही मान लीजिए इन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि मिलता है, ठीक है, मान लिया किसान सम्मान निधि मिलता है, लेकिन किसान सम्मान निधि कितने लोगों को मिलता है? कुछ बदलाव नहीं होंगे क्या? उसमें बदलाव भी होना चाहिए। मान लीजिए 2019 में जो फर्जी भी हो गया उन्हें भी चल रहा, और जो बाद में अब हो रहा है उनके लिए कुछ नहीं हो रहा। फालतू में पैसे खर्च कीजिए, कोई मतलब नहीं। अब मान लीजिए कह रहे हैं कि गरीब लोगों को खाता खुलने, खाता की तो बात हम चलो मानते हैं कि खाता खुलवा रहे हैं, जानकारी है। जैसे आर्थिक व्यवस्था में सुधार आएगा, समझदार होंगे लोग तो बैंक की तरफ जाएंगे, स्कूल की तरफ जाएंगे। आदिवासी तो नहीं बनेंगे, अब वापस 1,000 वर्ष पहले तो नहीं जाएंगे। अब आगे की तरक्की के लिए जाएंगे। अन्य देशों को देखते हैं, रूस को देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं, जर्मनी फ्रांस को देखते हैं, इनके लिए जाएंगे। मालदीव और दमन के लिए थोड़ी नहीं जाएंगे वापस, न श्रीलंका के लिए वापस जाएंगे, न पाकिस्तान की राह को देखेंगे।
हम आप चाहते हैं कि रूस, अमेरिका, अन्य कनाडा जैसे देशों की अपेक्षा में गिनती होना चाहिए। तो हम मानते हैं कि राष्ट्र हित में हम मोदी जी के साथ हैं। ये बोला है कि फॉर द बेटर ऑफ नेशन, ये मोदी जी के साथ हैं और राष्ट्र हित में साथ हैं। अब जैसा कि हमारे मेहमान ने बताया था कि शिक्षा, रोजगार, राशन, ये राशन एक हमने नोट पढ़ा था। इस देश की बहुत अजीब विडंबना है, जहां 5 किलो राशन के लिए तो लोग सरकार पर निर्भर हैं और 1200 के सिलेंडर के लिए आत्मनिर्भर हैं। तो इस जुमले पे आप क्या कहना चाहेंगे हमारी सदस्य लालू जी? देखिए, जैसा कि आपने कहा 5 किलो राशन और 1200 का सिलेंडर, आपने बिल्कुल सही कहा। जब किसी के पास पैसा ना हो तो 1200 रुपये की बहुत बड़ी बात हो जाती है गरीब इंसान। लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं, जैसे कि 5 किलो राशन उस इंसान से पूछिए जिस गरीब घर 5 किलो लेना भी बहुत मुश्किल होता है। आज उस गरीब परिवार में जो इस समय बोरी बिस्तरा लेके घूमते थे, उन परिवारों में खुशहाली चेहरे देखिए जो आज भूख से कम भूख से तो नहीं मर रहे हैं। तो सबसे बड़ी उपलब्धि, आप कहने वाले विपक्ष का काम ही क्या होता है? विपक्ष का काम होता है आवाज़ उठाना, अच्छी बात है, लेकिन कुछ राजनीतिक मुद्दे हों तो ठीक है, लेकिन किसी गरीब या जैसे आपने मणिपुर की घटना का आपने बात की, आप चिल्ला रहे हैं, ठीक है, मणिपुर की घटना हमारे गृह मंत्री ने कहा तो है, आइए चर्चा कीजिए, हम तैयार हैं। आप बोले प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, आज भी संसद में बोले, उन्होंने कहा हम करते हैं चर्चा। जैसा कि एक वीडियो वायरल हुआ और जो वहाँ की घटना है वो बहुत निंदनीय है, जिसका सपोर्ट कोई भी नहीं कर सकता है, सरकार हो या जनता हो। लेकिन जैसा आपने वो वीडियो जारी किया, वो सत्र से एक दिन पहले क्यों, जैसा आपको मिल गया था, या कानून को या बीजेपी को उसी दिन देना चाहिए था? ये आपकी जिम्मेदारी नहीं थी क्या? जैसे कि विपक्ष के नेता, बहुत बड़े नेता, उनके बारे में बोलना ही हम तो अपनी बेवकूफ़ी समझते हैं। जैसे राहुल गांधी जी हैं, वहाँ गए, सारी व्यवस्थाएं थी, उनसे बोला गया हेलीकॉप्टर से चले जाते, नहीं, हमें हमदर्दी दिखानी थी, भड़काने के लिए जाना था। ये ऐसे मुद्दों पर राजनीति, तो गाड़ी से गए, क्या हुआ, घूमे घामे इधर उधर बोला, आप चले जाए, क्या तुमने किया? तो कम से कम ऐसी घटनाओं पे राजनीति नहीं, इसका काम मिलजुल के करना। और रही बात वहाँ की घटना की, उसमें बहुत सुधार हुआ, केंद्र सरकार पूरी तरह सक्षम है और वहाँ गई भी है, और सीआरपीएफ, हमारे जवान सब लोग वहाँ तैनात हैं। और ये घटना जुलाई में ज़्यादा भयभीत हुई, अब अगस्त में पूरा संतुलन है, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पक्षों को बुलाकर बात करने के लिए तैयार है। और विपक्ष भी अगर वो बात करने के लिए तैयार हो, हमारे माननीय गृह मंत्री जी कह रहे हैं आइए संसद में मिल के बात करते हैं, मैं जवाब दूंगा, तो सामने ना आकर ये पीछे से करते हैं, तो ये हमें नहीं लगता, ये बातें बहुत गलत हैं और निंदनीय हैं। ऐसी घटनाओं का मिलजुल कर सामना करना चाहिए। मानते हैं विपक्ष का काम है आवाज़ उठाना, लेकिन वो किसी हित में, गरीब के हितों में बात हो तो ठीक है। अब उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? आज उन्होंने पार्लियामेंट में जो महिला हमारे साथ, उनसे वो फ्लाइंग किस दे रहे हैं, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप बताइए। अब फ्लाइंग किस की बात अभी हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा टॉपिक दूसरा है, और फ्लाइंग किस के कुछ मुद्दे हम अगले वीडियो में उठाएंगे। जिस तरह से इन्होंने बोला है कि जो सरकारें हैं या राहुल गांधी जी ही मणिपुर की हिंसा पर वहाँ पे बाय रोड गए और राजनीति की उस गंभीर मुद्दे पर, क्योंकि हमें लगता है कि जो सरकारें हैं, मान लो जिसका सत्ता उस राज्य में है, अगर वहाँ कुछ होता है तो विपक्ष अवश्य ही जाता है, भले ही अपोजिशन में बीजेपी ही क्यों ना हो। और ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं उड़ीसा में या फिर बहुत सी चीज़ें। तो मेरा मानना ये रहेगा कि जो शिक्षा या फिर पॉलिटिक्स हमारे जो राजनेता करते हैं, पॉलिटिक्स का जो स्तर है वो जातिवाद, हिंदू और हिंदू राष्ट्र, और आपस में हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के धर्मगुरु कहते हैं कि मुस्लिम खतरे में है, और हिंदुओं के धर्मगुरु कहते हैं हिंदू खतरे में है। तो क्या लगता है कि ये पॉलिटिक्स इस पे होनी चाहिए, बजाय इसके कि हम कितने विद्यालय नए बनाएं, कितने स्कूल नए बनाएं, और उस पे जो हमारे लोग हैं, जो हमारे आम जनता है, उससे शिक्षित करें? आज का मुख्य मुद्दा रहना चाहिए जो क्षेत्रीय विकास। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो बड़ी बड़ी बातें करके फहराते हैं झंडे को। हम मानते हैं बाहर की बातें मत रखिए यहाँ। आज का मुख्य मुद्दा है क्षेत्रीय विकास। क्षेत्रीय विकास के बारे में आप देखिए,
स्टेट लेवल की सरकार ले लीजिए, कहीं किसी सड़क पे जाइए, यहाँ से चाहे कानपुर के लिए जाइए बेला होते हुए, रसूलाबाद होते हुए, चाहे इधर आगरा होके जाइए भिंडवाल, तो सड़कों पर जो 13-13 मीटर की सड़कें हैं वो आज 5-5 मीटर रह गई हैं। क्या उनकी कटाई छटाई PWD के विभाग क्या शांत बैठे हुए हैं? झांकर बमूर पूरी सड़कों पर पड़े हुए हैं, उनकी व्यवस्था की देख रेख नहीं होनी चाहिए। और इसी अन्य और भी है, पुराने स्कूल भी काफ़ी जगह पड़े हुए हैं, क्षतिग्रस्त हुए गए, कौन उसमें बच्चों को भेजे? टीचरों को कोई सुनवाई नहीं है, भ्रष्टाचार में लोग लिप्त हो चुके हैं बिल्कुल। किसी भी चाहे तहसील लेवल पे जाइए चाहे ब्लॉक पे जाइए, बोलते हैं क्या है सरकार को निर्भर क्यों रहना है, आप करिए और नहीं तो इतने पैसे दीजिए, पैसे मांगते हैं। अब बताइए क्या होगा। अब जैसा कि भाई ने बताया कि इन्होंने करप्शन को अपनी आंखों से देखा है और जिया है कि सरकारी दफ्तरों में तमाम तरीन जो हमारे आसपास के सरकारी कार्यालय हैं उनमें रिश्वत की मांग की जाती है, और ये बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है कि रिश्वत की मांग की जाती है स्थानीय कार्यालयों में, और सरकार ध्यान नहीं दे रही है रोड और रास्तों को साफ़ कराने में, मरम्मत कराने में। तो मैं पूछना चाहूँगा हमारे जो मंडल उपाध्यक्ष हैं सुदेश शर्मा उर्फ पप्पू जी, क्या ये सही है कि स्थानीय कार्यालयों में रिश्वत चल रही है? देखिए, जो कह रही है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि आज दिन तक जो है मुझे तो ये कोई बात सामने नहीं आई है। हो सकता है रिश्वत लेते हों, लेकिन ये शिकायत करनी चाहिए इनको शिकायत करनी चाहिए। किससे शिकायत करनी चाहिए? ये जैसे मान लीजिए तहसील में गई, तहसील कोई इससे भ्रष्ट अधिकारी जैसे कोई पैसा मांगता है तो SDM साहब से कहें कि हमसे पैसे मांगते हैं, तो भाई गलती किसकी है? गलती उनकी आती है ना। और दूसरी बात ये, जैसे ये कहते थे कि जनधन खाता नहीं खुलते हैं या किसी को पेंशन नहीं मिलती है, क्यों नहीं मिलती है? हर गांव कैंप लगा के सरकार ने हर गांव ग्राम पंचायत में कैंप लगाए हुए हैं, और कैंप लगा के अपनी बात कहनी चाहिए। अब बात अगर नहीं कह सकते हो तो इसमें क्या सरकार घर घर थ्रू किसी की जो है जाके पैसे बांटेगी? सरकार ठीक है, सरकार आपके खाते पैसे भेज रही है। पहले ये कहा था क्या नाम, कांग्रेस में क्या नाम, राहुल गांधी ने कहा था 1 रुपये केंद्र से भेजते हैं, राजीव गांधी ने कहा था, राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपये भेजते हैं तो किसान के पास 15 पैसे पहुंचते हैं। तो इसीलिए माननीय मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि अगर जो है किसान के खाते में 2000 रुपये डाले तो 2000 रुपये आते हैं किसान खाते में, लेकिन उसके लिए क्या आपकी व्यवस्था करनी नहीं चाहिए? यानी ठीक है, आपकी जो है ऑनलाइन व्यवस्था नहीं हो पाई है तो गांव जो कैंप लगते हैं उसमें कराइए आप। इसके बाद जनधन खाते की बात रहेगी, जनधन खाता अगर नहीं खुल पाया आपका तो मैनेजर से बात करिए, मैनेजर खोल लेंगे, क्यों नहीं खोल लेंगे भाई? जो सरकारी व्यवस्था है उसे करेंगे, लेकिन ये व्यवस्था जो है सुचारू रूप से करनी तो हम ही आपको है, अब कोई करने के लिए दूसरा नहीं आएगा। और इसके बाद आप जैसे कहते हो कि सरकार से मुझे कोई लाभ नहीं है, चलो मैंने मान लिया थोड़ी जी को, सरकार से कोई लाभ नहीं है। आप रात के 12 बजे कहीं जाइए आप, तो आप सुरक्षित पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते? ये तो नंबर 1, ये तो लाभ मानेंगे, सरकार से लाभ नहीं है। इसके बाद मान चलिए थोड़ी देर के लिए आप कहते हैं कि हमको बहुत दिक्कत हो रही है, तो दिक्कत के लिए जगह बेजगह व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, व्यवस्थाएं शिकायत करिए आप। शिकायत में अगर कोई नहीं सुनता अधिकारी से बात करिए, अधिकारी नहीं सुनता है तो हमारे जिलाध्यक्ष शिकायत करिए। अगर जिलाध्यक्ष भी नहीं सुनेंगे तो मानेंगे हम आपकी बात, लेकिन ऐसा तो कहीं है नहीं, कहीं ना कहीं ऐसा तो है नहीं जो कोई सुने ही नहीं। चलिए, जैसा कि बताया कि ये भ्रष्टाचार के कोई भी मामले इनके संज्ञान में नहीं है, और यदि हैं तो उसका समाधान संबंधित पटल या फिर उच्च अधिकारियों के समक्ष या जनप्रतिनिधि जैसे मंडल या फिर अन्य अध्यक्षों के पास जाकर किया जा सकता है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा बर्ताव, यदि कोई शिकायत किसी विभाग में किसी कर्मचारी की करता है तो उस व्यक्ति का काम होना तो मुश्किल ही हो जाता है, वरना और जो उस दफ्तर या फिर उस पर्टिकुलर कार्यालय के जो व्यक्ति होते हैं वो भी उस शिकायतकर्ता को उल्टी नज़र से देखते हैं, और ये घृणात्मक उनका रवैया हो जाता है। और एक और बात बहुत विशेष रहेगी जिसमें कहा गया है कि 2000 रुपये की धनराशि को सीधा खाते में डाला जाता है। आज की महंगाई को देखते हुए 2000 रुपये की राशि 4 माह में पर्याप्त है, जिससे किसान अपनी फसलें बो सकता है, क्योंकि एक फसल को खरीफ जायद या रबी में से किसी एक फसल को अगर बोना हो तो 2000 रुपये पर्याप्त हैं आज की महंगाई नहीं है। 2000 रुपये से क्या होगा? मान लीजिए हम मानते हैं सरकार ने
गौशाला की व्यवस्था की है। हम मानते हैं चलो गौशाला की व्यवस्था की है, लेकिन उसकी व्यवस्था होनी चाहिए उतनी नहीं है। इसलिए सरकार के खिलाफ में तो नहीं है, लेकिन सरकार की कुछ नीतियाँ ऐसी हैं जिस पे हमें खिलाफ होना पड़ता है। अच्छा, मैं यही सवाल पूछना चाहूँगा अपने अध्यक्ष, अपने नेताजी श्री लालू सिंह चौहान से, जो हमारे ही गांव के एक मात्र नेता हैं और हमारे मुद्दे उठाते हैं। क्या जो 2000 रुपये की राशि खातों में भेजी जाती है डायरेक्ट, उससे किसान कोई एक फसल बुआई कर सकता है? मतलब 2 बीघा है या 1 बीघा, सबसे छोटा किसान होता है 1 बीघा का। 1 बीघा का किसान उस 2000 रुपये से पूरी फसल को उपजा सकता है? आपने सही कहा कि 2000 रुपये में फसल नहीं उपजा सकता, लेकिन उस किसान के लिए उस समय जिसके पास यूरिया भी बोने के लिए पैसे ना हो, तो उस कम से कम सरकार ने सोचा तो है। उससे पहले क्या सरकारें नहीं थी? 75 साल सरकार चलाई, उसने ये सोचा तो होता कम से कम हमारे एक किसान भाई हैं, क्योंकि धर्म और जाति के नाम से वोटी बटोरते रहे। जिस शख्स के पास खाने को रोटी ना हो, उस समय 2000 रुपये मिल जाए तो उसके लिए 2000 वो 2 लाख के बराबर होते हैं। तो कम से कम वो 2000 रुपये में कुछ तो कर सकता है। उस समय वो 2000 उसके लिए बहुत काम है। मैं मानता हूँ कि 2000 में फसल नहीं बोई जा सकती है, लेकिन 2000 मिले हैं तो वो थोड़ी और जुगाड़ भी कर सकता है। तो कई चीज़ें हैं, ये आपकी बात सही है कि 2000 में नहीं हो सकता, लेकिन वो 2000 उस समय उसके लिए 2 लाख के बराबर होते हैं। ऐसा बोला गया है कि 2000 = 2 लाख, मतलब 2 लाख 2000 बराबर हैं। मुझे लगता है कि जो भी ऐसा कहा जाता है कि 2000 रुपये से गरीबों का या फिर किसानों का कल्याण हो जाता है, कल्याण तो नहीं हो जाता। और जैसा कि ये बोला गया है कि ये सरकार ऐसा सोचती है कि वो किसानों को डायरेक्ट राशि भेजे। हमें लगता है कि जो किसानों को डायरेक्ट भेजा गया, फिर जो विकास की एक जो श्रृंखला होती है उसमें तमाम तरह की सरकारें आती हैं, तमाम तरह के मॉडल आते हैं, तमाम तरह के अध्यादेश पास किए जाते हैं और विकास की रफ्तार को आकलित किया जाता है। जैसे कि जब मनमोहन सिंह ने अपनी कार्यकाल छोड़ा था तो 7.4 के करीबन थी, तो और अभी की जो मतलब जीडीपी रेट है वो 6.8 कुछ है, और 7.4 को अचीव या फिर पार मोदी गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं कर पाई है। 9 साल होने आए हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो उस टाइम का विकास था फीका था और अभी का विकास अच्छा है? विकास की बात हम मानते हैं, विकास किया है और विकास दिखा रहा है, लेकिन मुख्य मुद्दा है क्षेत्रीय मुद्दा। हमारे क्षेत्रीय मुद्दा को मैं मानता हूँ क्षेत्रीय मुद्दा है। हमारे यहाँ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड, पानी और बिजली, वो तो मान लो थोड़ा बुरा ही है, गया बीता है और लोगों को इस पर कोई भी उम्मीद नहीं है, स्पेशली हमारे गांव में। मेरा मानना ये है, मेरा सवाल ये था कि जो गाँव में विकास, मेरा मानना ये था कि जो विकास दर थी 7.4 वो जिसे मनमोहन छोड़ गए थे, उसको क्यों सरकार अभी तक अचीव नहीं कर पाई है? अब ये तो सरकार में बैठे हुए लोगों से पूछना चाहिए। नहीं, इसमें आपने ये बोला है ना कि सरकार के खिलाफ नहीं हूँ मैं। अगर सरकार के खिलाफ नहीं हो तो उसके पक्ष बताइए, क्या उसने अच्छाइयाँ की हैं या फिर क्या कहाँ कमी रह गई जो वो विकास दर पूरी नहीं हो पाई? कमी तो कहीं न कहीं नीचे स्तर में जो बैठे हुए लोग हैं नीचे, वो ही इसकी कमी को करते हैं भ्रष्टाचार के रूप में। वो सोचते हैं एक बार हम MP MLA हो जाएंगे, मुझे क्या चाहिए, आप जाए जनता, हमको बनना है जो। इन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि जो नीचे का सबसे निम्न प्रतिनिधि होता है, जिसे विधायक या MP कहा जाता है, वही नहीं चाहता है कि विकास हो पाए। क्या इस पे आप सहमत हैं या फिर इसका खंडन करना चाहेंगे? बिल्कुल खंडन करना चाहेंगे। जैसा कि मेरे भाई साहब ने आरोप लगाया, पर कुछ भी बोलने से पहले तत्वों के आधार पर बोलना चाहिए। जैसा कि सबसे पहले जो भाई साहब हमारे जिस विधानसभा से आते हैं वो विधानसभा जसवंत नगर है, और जहाँ के हमारे MLA हैं माननीय शिवपाल सिंह विधायक, वो हैं सपा पार्टी से, जिनका पूरा दायित्व बनता है किसी भी पार्टी का सदस्य हो और सरकार किसी की भी हो, तो क्योंकि निधि उसी के पास आती है। तो यहाँ जो विकास हो रहा है वो जाति और मजहब और वोटरों को देख के हो रहा है। तो कभी कभी समस्या क्या होती है कि कुछ लोग अपनी आवाज़ खुद ही नहीं उठाना चाहते। जैसा कि आप जानते हैं कि मुद्दा की मदद तो कोई भी नहीं कर सकता, और इसमें सरकार तो चाहे तो कुछ भी हो सकता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। जैसा अभी थोड़ी देर पहले अभी भ्रष्टाचार की बात हुई, अधिकारियों पर आरोप लगाया, बात बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं करप्शन है, ये हम मानते हैं, लेकिन 80% सुधार हुआ, 20% जो रहा वो भी होगा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हम भी दोषी होते हैं
क्योंकि सरकारी काम सरकार के हिसाब से होता है। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारे मन में जो होती है स्पीड, वो तसल्ली नहीं होती है। हम जा रहे हैं, हमारे 200 रुपये ले लो, लेकिन मेरा काम तत्काल होना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा जो कोई सही आदमी जाएगा जायज़ काम लेकर, तो हमें नहीं लगता है कोई अधिकारी की ताकत है सरकार में जो रिश्वत खुल के मुँह से मांग दे। अब हम लड़ाई झगड़ा करके जा रहे हैं, बलात्कार है, गलत करके जा रहे हैं, हम खुद देख रहे हैं कि 1 लाख ले लो, भाई साहब 2 लाख ले लो, लेकिन मुझे बचा दीजिए। तो करप्शन कहीं ना कहीं हम खुद भी फैलाते हैं, और एक पैसा, एक मुंह ऐसा होता है, वो अधिकारी को लालच में डाल देता है, यहीं से करप्शन बढ़ जाता है। तो उस पर भी, और सबसे बड़ी बात होती है, करप्शन होते हुए सरकार की आंख बंद सरकार करे तो इस सरकार में तो कार्रवाई होती है कि नहीं। अगर ऐसा कोई अधिकारी पाया जाता है तो आपने खुद भी देखा होगा कि अधिकारी तो निलंबित होता है या सस्पेंड, या तो नौकरी छोड़ के ही भाग जाता है, उसकी तत्काल सेवाएं समाप्त की जाती हैं। ये यूपी गवर्नमेंट है, और जहाँ तक कि आप जानते हैं, ये हम हो या आप हो, सबके लिए नीति एक है, 0 टॉलरेंस की नीतियाँ अपनाई जाती हैं ना। आप हर जगह के स्टेट में और यूपी गवर्नमेंट में अंतर खुद भी महसूस कर रहे होंगे। और बहुत बढ़िया हमारे नेताजी ने जवाब दिया। और कहीं कुछ ना कुछ तो सरकार की कमी रहती है कि किसी भी योजना या फिर किसी भी प्रकार की योजना का वो क्रियान्वयन या फिर उसे लागू सही से नहीं कर पाते हैं। और अंत में मैं यही पूछना चाहूँगा अपने मंडल उपाध्यक्ष पप्पू भाई जी से कि आप ऑल ओवर कितने प्रतिशत मोदी के काम से, और जो हमने सवाल अपने राजेश भाई से पूछा था कि जो विकास दर थी 7.3, तो माइलस्टोन अभी तक मोदी सरकार ने अपने 9 सालों में पूरा नहीं कर पाया है या फिर उसे पार नहीं कर पाया है, क्या कारण रहा इसका? इसका कारण कुछ नहीं है, उसका कारण ये है कि थोड़ी थोड़ी व्यवस्थाएं धीरे धीरे ही बनती हैं। अब ये कहो कि एकदम जो है 50 साल जिसकी सरकार रही हो और उनने भी व्यवस्थाएं नहीं एकदम बढ़िया बना पाई थी। अब रही बात ये कि 9 साल जैसे कि माननीय मोदी जी की सरकार को हो गए हैं, तो अब धीरे धीरे व्यवस्थाएं जो है सुधार पे आ रही हैं। कुछ सुधरी हैं, कुछ जो है और सुधरेंगी, कुछ और सुधरेंगी। अभी कुछ देर पहले कहा था कि 2000 रुपये आते हैं, उससे क्या होगा किसान को। चलो मैंने मान लिया 2000 रुपये आते, कुछ नहीं होगा, चलो मैंने मान लिया कुछ नहीं होगा। लेकिन जब ये मान लीजिए भूखे को, अगर किसी को मान ली 4 रोटी भूख है, अगर उसे 1 रोटी मिल जाएगी तो कुछ तो राहत मिलेगी। मान के चलिए कुछ ना कुछ तो मिल रहा है, और धीरे धीरे व्यवस्थाएं जो है सरकार मेंटेन करने में लगी है, और सरकार मेंटेन कर रही है। और ये रही भ्रष्टाचार वाली बात, भ्रष्टाचार जो है खुद को ख़त्म करना पड़ेगा, पहले तो खुद को ख़त्म करना पड़ेगा, इसके बाद फिर जो है आगे जो है बनेगी बात। और जब खुद ही नहीं कुछ, अब जब मान ले अधिकारी पैसा ले रहा है और तुम गए चुप्पा दे आए, और चुप्पा दे हो तो अब बताओ कुछ नहीं कहे हो तो वो तो उनकी तो डाढ़ हराम पड़े ही, डाढ़ हराम पड़े। अरे ठीक है, पैसा तुमसे मांगे, अधिकारी शिकायत, बड़े अधिकारी करो शिकायत करो, बड़े नहीं और बड़े करो शिकायत। अपने आप 1-2 बार पकड़े जाए अधिकारी सस्पेंड है, उनकी नौकरी जाएगी, अपने आप व्यवस्था सुधरेगी। ये कोई करना नहीं चाहता, अब करना नहीं चाहता। आप बताइए अब सरकार कहाँ तक जो है सरकार लगाम लगा रही है। भाई कोई भ्रष्ट अगर पैसा ले रहा है तो उसे, उसकी जो है नौकरी खत्म करेगी, उसे जब्त करेगी, फलाना, ये सब बात है। और जैसा कि करप्शन भी बोला, करप्शन पे हमें लगता है ज़्यादा नहीं बोलना, और करप्शन से रिलेटेड मुद्दे हम अपने अगले एपिसोड में उठाएंगे, जिसमें बहुत से बड़े जो नेता हैं उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े नेताओं पे आरोप लगाया है, और सत्ता पक्ष यानी भाजपा पक्ष के ही वो नेता थे और बहुत बड़े ऊंचे पद पे हैं। और उनके वीडियो के साथ मैं ये आपको प्रूफ अगले वीडियो में दूंगा, जिसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे 2 नेता मौजूद रहेंगे। और सीधी बात करता हूँ मैं राजेश भाई से, जो कि हमारे आम नागरिक हैं, और कोई सवाल आप पूछना चाहें? हाँ, सवाल पूछना चाहते हैं। सरकार ने किया, आपने कहा था कि आप सरकार के पक्ष में हैं, सरकार के हम हैं सरकार ने काम किया, अच्छा काम किया। कि जैसे मान लीजिए किसानों का बिजली बिल है, लेकिन किसानों का बिजली बिल सरकार में ही बैठे हुए लोगों या मंत्रियों से पूछिए कितने % लोग अपना अपना कारखाना लगाए हुए हैं जिन्हें माफ़ कर दिया। कितने लोग हैं, समर कितने लोग लगाए हुए, उन्हें तो माफ़ कर दिया, लेकिन घरेलू कितने माफ़ कर दिए? या फिर उनसे इतना लगाम लगाना चाहिए कि वो 100 रुपये घंटे चला रहे, जब उनको बिल्कुल माफ़ कर दिया गया है या 50% कर दिया, तो उन्हें भी कुछ छूट देना चाहिए ना। निम्न लोगों को, मान लीजिए उच्च कोट के लोगों ने तो अपने समर लगवा लिए, जिससे वो 20 बीघा अपनी भरते, 4 बीघा 10 बीघा अन्य लोगों को भरते। मानते हैं उन्होंने 2 लाख 4 लाख खर्च कर दिया, लगा लिया, लेकिन उन लोगों को क्या राहत मिला? तुम्हारा 4 बीघा खेत भरने के लिए तुम्हें तो रुपए ज़्यादा और देने पड़ते, हर साल बढ़ा ही दिए जाते हैं, कोई फायदा नहीं। अब भाई साहब ये बोलते हैं कि
दवाई में छूट मिलती है, हम मानते हैं दवाई में छूट मिलती है, यंत्र खरीदो छूट मिलती है, लेकिन कितने % मिलती है? जो किसान दुकान पे जाता है कोई चीज़ 2000 रुपये की मिलती है, सरकारी यंत्र को खरीदने के लिए जमा करने पड़ते हैं 2500 रुपये या 2600 रुपये, उसके बाद 1 साल इंतजार करना पड़ता है। वो भी पता लगता है कि घोटाला करके चला गया, वापसी सब्सिडी नहीं आ रही। ये कई एक बार हुआ, हमारे साथ भी हुआ जी। तो ये आरोप लगाया है और इस पर राय लूँगा मैं अभी थोड़ी देर में हमारे नेताजी से। और सवाल इस कड़ी में मैं पूछना चाहता हूँ कि जो चाइना है और जो इंडिया है, चलिए इस पे आते हैं थोड़ी देर। चाइना को जो इंडिपेंडेंस मिली है वो 1950 में और हमें मिली है 1947 में, यानी 3 साल पहले हम लोग आज़ाद हो गए चाइना से। और चाइना का जो आज वर्ल्ड पॉलिटिक्स या वर्ल्ड राजनीति दबदबा है उसको हम लोग सभी मानते हैं कि हाँ वो हमसे बेहतर और आगे है। तो क्या कर रहा है कि चाइना इतना आगे निकल गया कि उसकी जो इकॉनमी है 10 ट्रिलियन है और हम 3 ट्रिलियन पे जुड़ रहे हैं। और 2019 में मोदी जी ने वादा किया था कि हम 5 ट्रिलियन बना देंगे अगले 5 साल में, यानी 19 से 24 में। और अभी जो इलेक्शन आए हैं उसमें भी यही कहा गया है कि हम इसके लिए प्रयासरत रहेंगे आगामी 5 सालों में 29 तक। तो चाइना का विकास और मोदी जी के बयान कितना आप स्पष्ट करना चाहेंगे? देखिए, जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा। चाइना और इंडिया की तुलना जहाँ तक आपने की वो अपने हिसाब से आपने बहुत सही बोला। देखिए, जो हमारी पार्टी का जन्म ही आज़ादी के बाद हुआ और उसके बाद जो पार्टियां आई हैं उन्होंने सिर्फ लूटने का काम किया है। चलिए, अब ये बोला है कि जो पार्टियां आई उन्होंने लूटने का काम किया है। 2014 में जब हम भाजपा सरकार के अंडर में आए तो हमारे पास कर्जा था 55 लाख करोड़ रुपए और अभी है 155 लाख करोड़ रुपए, यानी कि 70 सालों में जितना कर्जा लिया अन्य सरकारों ने उसका ठीक दोगुना ले लिया भाजपा सरकार ने, तरह तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए और बहुत सी तमाम योजनाओं के लिए, जो महंगाई के सापेक्ष हमें लगता है 0 हो गई हैं। और क्या कहना चाहेंगे इस पे आप राजेश भाई? और अभी आपके अब हम इसके बारे में तो कुछ बोलना नहीं चाहते, क्यों? हमें इसके बारे में हमने कुछ पढ़ा ही नहीं ना। लेकिन ये तो समझते हैं कि लोग कहते हैं और हम भी समझते हैं कि देश तरक्की की बजाय निचले स्तर पर जा रहा है। चलिए, इन्होंने क्योंकि GST, महंगाई, हर चीज इतनी हो गई। 14% थी, 10% हो गई, अब 28% हो गई। तो आम जनता पर ही तो, गरीब जनता पे ही तो फर्क पड़ रहा है ये। और ये भी मान लीजिए, सरकारें हमेशा भी चलती आई पूंजीपत लोगों से, ना कि गरीब लोगों से सरकारें चलती हैं। गरीब लोग कितना टैक्स भर पाएंगे, कितना दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। हम आप तो उतना ही कर पाते जितना परिवार चला सकते हैं। मुश्किल पड़ा इस समय, परिवार भी चलाना मुश्किल पड़ा, क्योंकि कपड़े भी खरीदने जाओ, ड्रेस भी लेने जाओ, किताबों को भी लेने जाओ। पहले ये होता था कंसेक्शन मिलता था 10% पर, लेकिन अब 30% देना पड़ता है स्कूल वालों को, फैक्ट्रियों को। बिल्कुल, अब बोला था हमारे माननीय मोदी ने कि आप अगर इस पे कोई सबूत चाहते हैं कि कैसे आपने कह दिया कि 155 लाख करोड़ रुपए कर्जा नहीं है, तो इसका सबूत मैं बाकायदा आपको दे सकता हूँ। आप गूगल पे गूगल पे देख सकते हैं और उसके लिए मैं आपको तरीका बताऊंगा। और ये बिल्कुल सही बात है कि जो सरकार थी 2014 में और आज़ादी से लेकर 2014 तक कर्जा टोटल था 55 लाख करोड़ रुपए और अभी 155 लाख करोड़ रुपए है। 155 लाख या 156 लाख करोड़ रुपए है। तो वो कर्जा कैसे हो गया? 100 करोड़ का इजाफा इतने हमारे कर्जे में जो भारी देशों से हमने लिया है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कर्जे के बारे में तो मैं कुछ ये नहीं बता पाऊँ क्योंकि मुझे इतनी जानकारी नहीं है। ये तो सरकारें ही समझें कि कैसे कर्जा कितना हो गया, ये तो सरकारी। अच्छा, अब रह गई महंगाई की बात। तो महंगाई की बात अगर पूछी जाए तो मूल रूप से हर आदमी को सुविधाएं, व्यवस्थाएं और अच्छी AC कंडीशन वगैरह में रहना और सब व्यवस्थाएं अच्छी चाहिए, तो महंगाई तो बढ़ेगी ऑटोमेटिक, इसे रुक ही नहीं सकता है। अब जैसे मान चलिए पहले कुछ लोग जो है अपने कुछ जो है दूर दराज तक जाते थे तो फिर साइकिल से ही चले जाते थे। अब अगर 1 किलोमीटर भी जाना हो ना तो मोटरसाइकिल से जाएंगे। मोटरसाइकिल जाएंगे तो तुम्हें तो पेट्रोल पड़ेगा, और जब पेट्रोल पड़ेगा तो पेट्रोल पैसे लगेंगे, और जब पेट्रोल पैसे लगेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? वो तो महंगाई तो बढ़नी है। तो महंगाई तो किसने बढ़ाई? महंगाई हम और आप ने ही बढ़ाई है, महंगाई की सरकार ने बढ़ाई है। अच्छा, चलिए मैं बताता हूँ। ये कह रहे हैं महंगाई हमारे और आपके होने से बढ़ी है। अब मैं बता देता हूँ कि जो पेट्रोल आता है बाहर से हम 30 रुपये में खरीदते हैं और 33 रुपये लेती है केंद्र सरकार एक्साइज के तौर पर, और वैट लेती है राज्य सरकार 30 रुपये।
तो 30 और 30 यानी कि उसके समतुल्य में 90 रुपये हो जाता है। जब कांग्रेस सरकार थी तो वो 1% यानी 3 रुपये लिया करते थे और सरकार लिया करती थी, जिससे पैसे कम हुआ करते थे। तो जो सरकार एक्साइज ले रही है 400 गुना बढ़ा के, वो सही है। अगर वो कम कर दे, वो छूट देते तो पेट्रोल डीजल आज भी हमें 70 रुपये 65 रुपये में मिलना शुरू हो जाएगा। अब देखिए ऐसा है, पेट्रोल वो ठीक कह रहे हैं, हम मानते एक्साइज ड्यूटी वो ले रहे हैं, लेकिन अब मामला ये आता है ना, सरकार भी जो है व्यवस्थाएं जो है, मान लो कर्जा भी बढ़ रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है, एक्साइज ड्यूटी भी सरकार बढ़ रही है, तो आखिर पैसा सरकार कहाँ ले जाती है? ऐसा कुछ नहीं है। सरकार आखिर में जो है हम और आपके बीच में ही तो लगा रही है सरकार। नहीं, मैं आपको बता दूं पैसा कहाँ जाता है। और ये आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे कि जो सरकार एक्साइज ले रही है या फिर जो राज्य सरकार वैट ले रही है, इसमें अगर कमी की जाए, मान लो 90% कम कर दिया जाए, 30 की जगह 3 रुपये कर दिया जाए केंद्र सरकार का और 5 रुपये कर दिया जाए राज्य सरकार का, पेट्रोल 45 रुपये हो जाएगा, तो क्या कहना चाहेंगे, ये सही है या गलत? नहीं, तो ये सही है। सरकार को अपना कर हटाना चाहिए, मतलब लेना चाहिए। जितना ले रही उससे वो 4 गुना ज़्यादा ले रही है। और इस पे और कुछ बोलना है? और तो यही है कि सरकार अपना ठीक तरीके से मतलब जो है कहना उस टैक्स को ख़त्म करे, तो 65-70 रुपये पेट्रोल कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आम जनता के साथ महंगा, और जैसे कपड़ा है या अन्य मेडिकल दवाइयाँ खरीदने जाते हैं। कपड़े पे आता हूँ मैं अभी। अब जैसे हमारे मेहमान ने बोला था कि जो देश चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है और पैसा कर लगा के या फिर टैक्स के माध्यम से ही लाया जा सकता है। मान लो टैक्स लगा के हम जनता का पैसा तो ले लेते हैं, और बाहर से भी पैसे क्यों फिर लिए हैं? अगर जनता से ही पैसे लेने हैं तो फिर बाहर से कर्जा मत लो, और अगर कर्जा भी ले रहे हो, टैक्स भी ले रहे हो, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? और बड़ी बात यह है कि पैसा जो आता है वो कुछ पूंजीपतियों को इतना बैंक लोन दे देती हैं, 6,000 करोड़ 7,000 करोड़ लेके भाग जाते हैं। तो वो पैसा था तो देश का ही, आखिर में इतना पैसा लेके भाग गए हैं। और अगर आप 2 लाख का लोन ले लोगे बैंक से, तो बैंक के जो कर्मचारी अमीन है आपकी बें तोड़ देंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो आपने कहा वो अपने हिसाब से कहा। देखिए, तथ्य की अगर बात करी जाए, पैसा लोन कर जैसे आपने बताया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हिंदुस्तान की आज बात की जाए तो आप यही से अंदाज़ा लगाते, दुनिया की 11वीं व्यवस्था थी। अगर उन्होंने सब कुछ गलत किया होता तो आज विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था नहीं होती। और तीसरे पे आएगी 2024 में आने के बाद, प्रधानमंत्रियों का वादा है और आएगी और ज़रूर आएगी। जैसा कि आपने कहा कि पैसा कहाँ जाता है, आपने खुद भी अंदाज़ लगाया होगा कि आने वाले समय में अपनी रोड एक्टिविटी देख लीजिए, एयरपोर्ट देख लीजिए, डिफेंस का कार्य देख लीजिए, और कई एक ऐसी योजनाएं हैं जिससे गरीब लाभान्वित हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो माननीय मोदी जी को 2 बार केंद्र में भेजने का जनता काम नहीं करती। और रही विपक्ष की बात, तो विपक्ष का तो काम ही होता है मुद्दा उठाना, अच्छी बात है। और अभी एक आप बता दूं, एक वर्ल्ड के देशों का जो प्रेस है, मीडिया है, उसका एक सूचकांक बनाया जाता है कि किस देश में मीडिया कितना स्वतंत्र है। उसमें भारत का स्थान 161वां रहा। और ये मेरा लास्ट सवाल है आज का कि भारत 161वें पायदान पे क्यों, जबकि 2014 में ये 140वें स्थान पे हुआ करता था। तो इतना बड़ा गिरावट, और मीडिया अपनी बात खुल, इसका मतलब ये मीडिया स्वतंत्र रूप से अपनी बात नहीं कह पा रहा है खुल के। तो क्या कहना चाहेंगे? मीडिया को जो है कोई जोर दबाव नहीं, मीडिया निष्पक्ष है, स्वतंत्र है। मीडिया अपनी बात कहती है और मीडिया की हर जगह बात सुनी जाती है, और ऐसा कहीं कुछ नहीं है। न मीडिया पर जो है कोई गलत आरोप लगाता है। मीडिया जो भी बात होती है वो सही अपनी बात पहुंचाती है। मीडिया की जो है हर तरीके से स्वतंत्र है। अगर स्वतंत्र है तो ये सूचकांक में क्यों इतना नीचे गिर जाता है? अगर स्वतंत्र है, मीडिया अपनी बातें सरकार को खुल के कह पाती है, या सरकार की कमियां उन्हें खुल के बता पाती है, तो सूचकांक में ऊपर होना चाहिए। 100 पे हो जाते, 90 पे हो जाते, 161 पे क्यों? उसका कुछ कारण होता है। मीडिया वाले या तो उनसे घबराते हैं कि उनके हो सकते कुछ सिस्टम में गड़बड़ी ना हो जाए, या उनके फंड बोनस को रोक दिया जाए। हाँ, तो ये भी हो सकता है ना। नेताजी से पूछना चाहूँगा, लास्ट सवाल है। नेताजी, आप बताएं क्या कारण रहा कि जो मीडिया का, देखिए, जो आपने कहा वो आप ठीक है, लेकिन आज दिन तक मुझे तो ऐसा नहीं लगा। जहाँ तक मुझे राजनीति की समझ है, मुझे 8 साल हो गए इन्वॉल्व हुए, अभी तक तो मुझे कोई चैनल ऐसा नहीं लगा जिसने बात न्याय की ना की और पार्टी को और मजहब को देख के बात की। हमें तो यही लगता है कि वो अपनी बात को खुलकर रखते हैं और जिसका भी इंटरव्यू हुआ निष्पक्ष बोलते हैं। तो हमें नहीं लगता है कहीं ना कहीं इंडिया की जो मीडिया है वो
अपनी बात खुलकर नहीं रख पाती है। हमें तो यही देख रहे हैं, और आपको लग रहा है, ये विपक्ष को लगता है कि क्योंकि सरकार जो विपक्ष मोदी, उसे लगता ही है कि वो गलत कर रहे हैं। दूसरा ये है कि अगर अच्छा करेगी तो मीडिया अच्छा ही बताए, जो लोगों से पच नहीं रहा है कि मोदी फैन मीडिया नहीं है, मोदी का काम देख के फैन है मीडिया, उसका व्याख्यान करती है, लोगों को ये लगता है कि उन्होंने खरीद लिया। ऐसा नहीं है। मोदी ने अगर ऐसा नहीं किया होता, आज विश्व पटल अगर मोदी का नाम यूँ ही नहीं हो जाता। क्योंकि हम लोगों को मोदी नाम रटाया गया है, इसकी एक डायरेक्ट वो रही है, क्योंकि आपको और मैं अभी सभी नेताओं को या सभी मेहमानों को मैं बिल्कुल बताऊंगा कि इसके पीछे के कारण क्या थे, और उम्मीद करता हूं आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। और यदि आप लोग अपने सवाल भी हमारे शो में भेजना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम अपने आपके सवालों को अपने मेहमानों से पूछें, तो बिल्कुल हमें कमेंट करें, लिंक में कमेंट में डाल दूँगा। और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो लास्ट में जय हिंद।